तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की क्लास। इसमें क्या है, आपको चैप्टर 1 यानी विलियन, और जैसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, तो उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डेफिनेशन है आज के वीडियो में पूरा वन शॉट के तरीके से पूरा आपको समझा देंगे। तो पहली हमारी डेफिनेशन क्या है, यह है मोल प्रभाव या मोल अंश किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव, ठीक, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। देखिए आपको फिर से समझाते हैं। जैसे एक ये हमारा विलयन है, ठीक, विलयन है, विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक, एक विलेय एक विलायक। तो विलायक को हम ए मानते हैं, विलेय को बी मानते हैं। तो यहाँ पे अगर विलायक का मोल प्रभाव निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, पहले विलायक का मोल प्रभाव निकालेंगे तो एक्स से, मतलब एक्स मोल प्रभाव से प्रदर्शित करते हैं और बी है विलायक, तो विलायक के मोलों की संख्या यानी एन बी, और विलेय प्लस विलायक यानी कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाव। ठीक, यही फॉर्मूला अब हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये है विलायक का मोल प्रभाव, ये है विलेय का मोल प्रभाव, ये है विलायक का मोल प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों के जब मोल प्रभाव को हम जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा एक ही आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक, प्लस यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम आएगा, यानी एन ए प्लस एन बी। अब ऊपर जैसा है तैसा ही जोड़ देंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक। अब दोनों को एक बार ये भाग चला जाएगा तो हमारा एक ही बचेगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा इसका, ये आपका सही से हो गया। ठीक है, आपको मोल प्रभाव की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखिए मोल प्रभाव की परिभाषा एक बार और देख लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव, तो हम विलेय या विलायक दोनों का मोल प्रभाव से निकालेंगे तो उस घटक के मोलों की संख्या, यानी अगर हम विलेय का मोल प्रभाव निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो कुल मोलों की संख्या, तो बटे में कुल मोलों की संख्या यानी विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय दोनों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। तो दोनों के अनुपात निकालें, क्योंकि अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो यहाँ पे एन बी अनुपात एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, ठीक। ये होगी मोल प्रभाव की परिभाषा। अब नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं किसकी है। देखिए यहाँ पे किसकी परिभाषा है, मोलरता की, यानी मोलरता किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, एक लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एक लीटर विलयन, कैसे, हमारा यहाँ पे देखते हैं विलयन कितना है, एक लीटर है, तो हम ये मान रहे हैं ये है विलयन, ठीक, ये है विलयन। इसकी क्वांटिटी कितनी है, एक लीटर, एक लीटर है, तो एक लीटर में घुले मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या किस कहते हैं, एन, ठीक, मोलों की संख्या को अनुपात कहते हैं। एक लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप समझ लीजिए, जैसे एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, तो यहाँ पे लीटर है तो आयतन लीटर में ही आएगा, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला, जो एक फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, जैसे एम बराबर स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू डब्लू बटे 1000 बटे बी, किसमें है, एम एल में। ये फॉर्मूला यूज होता है, आप न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो और नेक्स्ट जो आप परिभाषा समझ में आ गई है, और नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं किसकी है, ये है मोलरता की परिभाषा, ठीक है। मोलरता क्या होगा, यहाँ पे एक लीटर जो विलयन था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 केजी विलायक, विलायक कितना होगा, 1 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे विलयन नहीं होगा, यहाँ पे होगा विलायक, ठीक, विलायक होगा। यहाँ पे परिभाषा है,
किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए। देखिए स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का जो भार होगा, यानी यहाँ पे विलायक का भार आएगा, क्योंकि जो भार है वो विलायक में घुल रहा है विलेय के मोलों की संख्या। किस में घुल रहा है? विलायक में। ठीक, विलायक में घुल रहा है तो विलायक का ही भार लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी केजी में। अगर केजी से इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या n, तो n का मान निकालेंगे n स्मॉल w बटे स्मॉल m। कैसे निकालते हैं? यह है विलेय के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, अणुभार को स्मॉल m से और भार को स्मॉल w से। तो यहाँ पे स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W, वो भी ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे मोललता का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे देखते हैं और जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। देखिए अब नॉर्मलता की परिभाषा देखते हैं। नॉर्मलता की परिभाषा क्या है? यहाँ पे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आप फिर देख लीजिए। यहाँ पे क्या है नॉर्मलता की परिभाषा? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। कैपिटल N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीटर है तो आयतन लीटर में आएगा। ठीक, और परिभाषा एक सूत्र होता है वो देख लीजिए। कैपिटल N बराबर स्मॉल w इंटू 1000 और बटे में E इंटू कैपिटल B, किसमें? ml में। तो ये नॉर्मलता की परिभाषा और ये सूत्र हो गए। और आगे परिभाषा है वो देख लेते हैं। देखिए आगे परिभाषा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे जब किसी द्रव में आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। कैसे? देखिए कोई विलयन है, यहाँ पर कोई ये विलयन है, विलयन है कोई, इसमें आवासशील विलेय पदार्थ खोल दिया, मतलब जो वाष्पित नहीं हो, वाष्पित नहीं होगा तो इसी में ही रह जाएगा। ठीक, तो इसका जो गर्म करेंगे तो इसका क्वथनांक और प्लस विलयन का क्वथनांक दोनों जब मिल जाएंगे तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। उस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लिए। डेल्टा टीवी बराबर केबी एम। केबी क्या है यहाँ पे? यानी बी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा केबी, तो ये हो जाएगा स्थिरांक, हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये m क्या है, यहाँ पर ये m है, यहाँ पर मोलरता, मोलरता है, मोलरता m यहाँ पे मोललता है। अभी हमने आपको मोललता का जो फॉर्मूला क्या बताया, स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000, ठीक, बटे में m इंटू कैपिटल W। तो ये मोललता का फॉर्मूला है, हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा डेल्टा टीवी बराबर केवी। केवी तो हमने वैसा ही रख लिया, m की जगह पर हमने ये फॉर्मूला रख दिया, जिससे हमें नया फॉर्मूला बन के आएगा। डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W ये किस में होगा? ये होगा ग्राम में। ठीक, ये होगा ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे जो विलायक था वो केजी में था, यहाँ पे फिर ग्राम में बदल जाता है। ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा और सूत्र। अब और परिभाषा है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे परिभाषा किसकी है? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, तो इसकी परिभाषा देखिए। जैसे जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं
तो इसके हिमांक में जो कमी आती है उस हिमांक में कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, जैसे कोई विलयन है ये, ठीक, ये कोई विलयन है, विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोल दिया, ठीक है, विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोल दिया, ठीक है। जब हम डालेंगे आवासशील विलेय पदार्थ तो एकदम से वो तो नहीं गर्म हो जाएगा, तब उसके जो क्वथनांक में यानी जो ताप है उसमें कमी आएगी, ठीक। पहले मान लेते हैं ये हमारा जो ताप था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। आवासशील विलेय पदार्थ में डाल दिया तो हमारा ये कम होके हमारा 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि यहाँ इसमें 8 डिग्री हो गया, इसमें किसकी -2 डिग्री सेल्सियस की कमी है टेम्परेचर में। तो इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर इसमें क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ क्या होता है, के एफ होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे उन्नयन नहीं, यहाँ पे होगा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ पे उन्नयन नहीं होगा, यहाँ पे अवनमन होगा, ठीक। अवनमन क्यों होगा कि वहाँ पे एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे के एफ बराबर, यहाँ पे एम क्या है, मोललता, तो मोललता का हम फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पर। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू किस में होता है हमारा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, तब इसका हम मान रख देंगे, ठीक है। आपने परिभाषा देख ली मोल प्रभाज की, मोललता की, मोलरता की, नॉर्मलता की, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। अब आगे जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। चलिए अब हेनरी के नियम को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हेनरी का नियम। तो इसकी परिभाषा क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कैसे? जैसे कोई ये द्रव है, ठीक, ये हमारा एक द्रव है यानी विलयन है, तो ठीक है, विलयन का ये तल है, ठीक है, उस पर हम इसमें कोई गैस घोल रहे हैं, ठीक। गैस कैसे घुलेगी, जब तक इसमें ढक्कन नहीं लगेगा तब गैस नहीं घुलेगी। ढक्कन और ढक्कन के ऊपर ये हत्ता, तो इसको दबाएंगे तो ये हमारी गैस है इस द्रव में घुलने लगेगी, ठीक है। द्रव में घुलने लगेगी तो गैस का भी कुछ दाब होगा और कुछ विलयन का भी दाब होगा, ठीक है। तो हमारा गैस का दाब क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा में सूत्र देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर एम प्रोपोर्शनल पी लिखा है, तो पी यहाँ पे क्या है, दाब है, ठीक। पी क्या है, यहाँ पे साम्य पर गैस का दाब है। यहाँ पे देखिए पी लिखा है साम्य पर, पी यहाँ पे लिखा है साम्य पर गैस का दाब। और यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है, एम है घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा, ठीक। एम प्रोपोर्शनल पी, तो एम है यहाँ पे घुली गैस की मात्रा और पी क्या है हमारी, पी है साम्य पर गैस का दाब। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमने के एच एक स्थिरांक ले लिया। के एच क्या है, के एच है हमारा यहाँ पर स्थिरांक, के एच है यहाँ पर स्थिरांक, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इसके जो यूज हुए हैं सैम्पल उसके नाम लिखे हुए हैं वो देख लीजिए। जैसे एम प्रोपोर्शनल पी यानी एम समानुपाती पी, दाब के समानुपाती होती है, तो दाब के समानुपाती हमने कर दिया। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कोई हमें स्थिरांक लेना पड़ेगा, स्थिरांक हमने क्या लिया, के एच, ठीक। तो यहाँ पे जो यूज हुआ उसके नाम लिख लिए। देखिए एम बराबर घुली गैस की मात्रा, पी बराबर साम्य पर गैस का दाब, एच क्या है, के एच हेनरी नियतांक। तो इस नियम की अब सीमाएं देख लीजिए, यानी ये हेनरी का नियम कहाँ का लागू होता है और कहाँ का ये फेल हो जाता है। तो इसके नियम की सीमाएं देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर सीमाएं देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे क्या है, पहला लिखा है यहाँ पर दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर दाब हमने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो हमारा हेनरी का नियम ये फेल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी हमने पहले फिर से आपको समझाया था, यहाँ पर हम दाब लगा रहे हैं इस हत्ते को दबाकर, इस जो गैस है द्रव में घोल रहे हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा दाब लगा देंगे
तो हमारी गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। ये हमारे हेनरी के नियम के खिलाफ है, यानी हेनरी का नियम इसमें लागू नहीं होगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखा है दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब हम इतना कम दाब न लगाएं कि हमारी जो गैस की मात्रा है द्रव में बिल्कुल ही ना गिले, बिल्कुल ही ना घुले। ठीक, तो हमारा ये भी नियम कहता है दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और दाब बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक, और तीसरा रूल क्या है हमारा, ये सीमाओं में तीसरी देखते हैं सीमाएं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है गैस विलायक में बहुत कम विलेय होने चाहिए। जो हम गैस घोलें विलायक में वो बहुत कम घुले, कितनी घुले, बहुत कम घुले। ठीक, अगर बहुत कम घुलेगी तो हमारा ये नियम अच्छे से उस द्रव पर लागू हो जाएगा। ठीक, और चौथा क्या है, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब गैस की आणविक अवस्था, जैसे यहाँ पे NH3 है, तो जब हम द्रव में घोल दें तब भी हमारी NH3 ही रहे। ठीक, लेकिन जो अमोनिया है वो द्रव में यानी जल में घुलनशील है, यह अपने आयनों में टूट जाती है, ये NH2 माइनस प्लस H प्लस में ये अपने आयनों में टूट जाती है। ठीक, अगर ये आयनों में टूट जाएगी तो हमारा जो हेनरी का नियम है इस पर लागू नहीं होगा, मतलब ये अमोनिया होती है हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसके अनुप्रयोग देख लीजिए, अब इसके हम अनुप्रयोग देखते हैं, जैसे कहाँ कहाँ ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पहला उपयोग क्या है, यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर जो पर्वतारोही होते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊपर हमारा ऑक्सीजन का दबाव है वो कम हो जाता है, इसलिए इनके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इन्हें अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। जिसके लिए कमजोरी से बचने के लिए यह अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद के ले जाते हैं, जिससे उन्हें आगे चलकर कमजोरी महसूस ना हो पहाड़ पर चढ़ते हुए। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर आप नहीं जानते सोडा वाटर किसे कहते हैं। जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट है, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, इनमें सभी में CO2 की मात्रा अधिक से अधिक घोलते हैं, जिससे अधिक से अधिक ये स्वादिष्ट लगती हैं। जैसे कोई ये बोतल है, ठीक, ये है बोतल। ठीक, अगर बोतल में हम इसमें अगर CO2 की मात्रा घोलेंगे, जैसे यहाँ पे ये सोडा वाटर है, इसमें CO2 की मात्रा घोलेंगे तो इस ढक्कन को हमें अधिक दाब पर बंद करना पड़ेगा, तभी ये हमारी गैस की मात्रा है इसमें घुल पाएगी। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा इसमें ज़्यादा घुलेगी तभी यह ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। कभी देखा होगा आपने, जब पी होगी तो एकदम डकार आती है, आपको डकार किसकी आती है, वो CO2 गैस की डकार आती है। ठीक, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या है, जो गहरा समुद्र होता है, समुद्र में जब कोई भी गोताखोर या स्कूबा डाइवर, जब आपने देखा हुआ जाते हैं तो अपने पीठ पर एक सिलेंडर रखे हुए होते हैं। सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, एक होती है N2 यानी नाइट्रोजन, एक होती है O2 यानी ऑक्सीजन। इन दोनों को अगर साथ में ले जाते हैं, अगर कम गहराई पर है तो चल जाएगा काम, अगर ज़्यादा गहराई पर जाते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे हीमोग्लोबिन यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। अगर दबाव में नहीं, जो पानी में ही रहेंगे तब तो हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे पानी के बाहर आ गए, नीचे पानी के बाहर आ गए तो हमारे शरीर में एक बहुत ही भयंकर दर्द होगा, जिससे हमारे शरीर में नसों में गांठें पड़ जाती हैं, जो ब्लड हमारा क्लॉट होने लगता है, जिसमें नसों में गांठें पड़ जाती हैं। इन गांठों से बचने के लिए इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हमें हीलियम यानी He गैस को भी ले जाते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत कम घुलती है, तो हमारे शरीर के दबाव को मेंटेन करके रखती है, और हमारे शरीर में जब बाहर निकलते हैं पानी से तो हमारे शरीर में दर्द नहीं होता है। ठीक है, आपने हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी नियम के अनुप्रयोग देख लीजिए। अब आगे के वीडियो में चलते हैं और आगे की डेफिनेशन देखते हैं। चलिए आप देख लेते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, किसी विलायक में आवासीय विलेय पदार्थ घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का जो वाष्पदाब है अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। जो भी विलयन है उसका वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन होता है, वो विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे P0 माइनस PS बटे P0, यहाँ पे विलेय का मूल प्रभाव यानी स्मॉल m, विलेय के मोलों की संख्या निकालते हैं,
बटे स्मॉल एन प्लस स्मॉल कैपिटल एन। ठीक है, ये होता है राउल्ट का नियम। ठीक, ये है राउल्ट का नियम। क्या है यहाँ पे, ये है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला, और ये विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो ये हमारा राउल्ट का नियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, ये होता है राउल्ट का नियम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यदि विलयन तनु हो, तो विलयन तनु हो तो ये हमारी जो विलेय की मात्रा है यानी विलेय के मोलों की संख्या है वो बहुत कम निकल के आएगी। तो हम इन्हें देखिए। ठीक, आपने देख लिया, अगर विलयन तनु हो तो यानी विलेय की मात्रा बहुत ना के बराबर हो। जो विलेय की मात्रा है बहुत ना के बराबर हो, यानी विलेय कम हो और ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा हो हमारा विलायक। ठीक है, ज़्यादा विलायक विलेय है एन, विलायक है कैपिटल एन। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हम एन ही मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जो विलायक है वो ज़्यादा है, विलेय की मात्रा बहुत कम है। तो हमारा नया फार्मूला बन के आएगा, जैसे यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, क्योंकि हम स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर एन ही मान लिया, यानी ब्लैक ज़्यादा मात्रा में। तो हम जैसे यहाँ पे लिखा है स्मॉल एन, तो विलेय के मोलों की यानी विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन। ठीक, ये है विलेय के मोलों की संख्या। अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू। तो ये दोनों मान है, हम यहाँ पर एन बटे एन में रख देंगे। ठीक, तो हमने रख दिया। तो हमारा नया जो फॉर्मूला बन के आया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसमें जो यूज हुए सैम्पल उसका नाम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी नॉट क्या है, यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अगर हमने विलेय मिला दिया है तो हमारा विलियन बन गया है। तो पी एस क्या है, विलियन का वाष्प दाब। ठीक, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल है विलेय का भार, और स्मॉल एम क्या है, ये है विलेय का अणुभार, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार। स्मॉल जो कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये है विलायक का भार। यहाँ पे देख लिए लिख दिया जैसे ही, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल एम विलायक का भार, और कैपिटल एम विलायक का अणुभार। ठीक है, अब जो देख लेते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आदर्श विलयन किन्हें कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक, ये हो गई परिभाषा। अब आगे जो परिभाषा रह गई है उन्हें देख लेते हैं। अब किसकी परिभाषा है, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, देखिए किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म वह है जिसका मान विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि रासायनिक पहचान पर। कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें 4 टॉपिक होते हैं, जैसे वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, यही हमारा कणों पर निर्भर करता है। और क्या होता है, हेमांक में अवनमन। हेमांक में अवनमन भी आपने देख लिया, क्वथनांक में उन्नयन वो भी आपने देख लिया। अब हमारा क्या बचा है, परासरण दाब, उसे हम शुरू करते हैं। तो पहले आप जो परिभाषा है वो देख लीजिए पहले। अब यहाँ पे क्या है, स्थिर क्वांथी विलयन किसे कहते हैं वो आप देखेंगे। स्थिर क्वांथी विलयन, इसकी परिभाषा क्या होती है, जैसे ऐसा विलयन जो अवयव के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आश्रित हो जाए, स्थिर क्वांथी विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक विलयन हमारा ये है। ठीक, आगे समझा, एक विलयन ये है और एक विलयन ये है। इसमें हमारे क्या है, इसमें हमारा H2O है। ठीक, इसमें क्या है हमारा यानी C2H5OH। इसमें क्या है हमारा एथिल एल्कोहल है। तो इसका जो टेम्परेचर कितना होगा, हम मान लेंगे 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जल का जो टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर दोनों को हम जब मिलाएंगे तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक ताप हमारा निश्चित हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस। ये हमने मान लिया है। आप जो एग्जाम्पल देखेंगे बुक में तो अलग अलग मिल जाएगा टेम्परेचर। तो इसलिए दोनों जब हम मिलाएंगे तो
इसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस एक स्थिर हो जाएगा। तो इसी विलयन को कहते हैं स्थिर क्वांति विलयन। ठीक, इसकी परिभाषा देख लीजिए। कैसे, ऐसा मिश्रण जो अवयव के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर आश्रित हो जाए स्थिर क्वांति विलयन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देख ली, आपको हमने समझा भी दिया। अब नेक्स्ट वो देख लेते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये क्या होता है आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक उस स्थिति में विलयन के क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता 1 हो। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे क्वथनांक में उन्नयन किससे प्रदर्शित करते थे, डेल्टा टीबी से। ये क्वथनांक में उन्नयन से प्रदर्शित करते थे। तो किसके बराबर है, यानी विलयन की मोललता 1 हो तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर हो जाता है किसके, उस स्थिति में विलयन की क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है जबकि विलयन की मोललता 1 हो। डेल्टा टी बराबर यहाँ पे के बी इंटू एम। ये था, हमने पढ़ा था पहले, किस में पढ़ा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन में, क्वथनांक में उन्नयन, इसके जो सूत्र निकाला था उसमें हमने पढ़ा था। तो हम मोललता 1 मानेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर यहाँ पे के बी हो जाएगा। ठीक है, ये हम 1 मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी क्या है हमारा, के बी है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। के भी हमारा क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब यहाँ पे नेक्स्ट परिभाषा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 1 केजी विलायक में 1 मोल खोलने पर उसके हिमांक में जितनी कमी आ जाती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी परिभाषा से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते थे, डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम। यह था हिमांक में अवनमन का जो फॉर्मूला था वो था। अब देखिए इसकी मोललता है, अगर 1 मान लेते हैं तो डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पे के एफ हो जाएगा और यही हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करा देंगे। अब ये परिभाषा हो गई है, और जो इम्पोर्टेंट परिभाषा रह गई 3-4 और रह गई वो भी देख लेते हैं। देखिए विसरण क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया में विभिन्न पदार्थों के कण, यहाँ पे अणु या आयन आपस में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। तो इनके लिए कोई अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे, आप यहाँ पे इस फिगर से समझ लीजिए। जैसे कोई विलयन है तो विलयन में कण और आयन और या अणु दोनों आपस में स्वतंत्र रूप से हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विसरण। लेकिन हमारा परासरण क्या होता है, परासरण हमारा इसका उल्टा होता है। यहाँ पे एक अर्धपारगम झिल्ली होती है, जैसे एक और विलयन होता है और एक और विलायक होता है। तो जो विलयन के कण होते हैं शुद्ध विलायक की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर गमन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। ठीक, परासरण की प्रक्रिया में विभिन्न पदार्थों के कण या अणु या आयन अर्धपारगम झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। आपको हमने फिगर से समझा दिया। तो इधर हम जाएंगे, ये हमारे जो कण हैं शुद्ध विलायक की ओर जाएंगे, तो ये हमारी प्रक्रिया है वो परासरण कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, परासरण दाब, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए परासरण दाब क्या होता है, जैसे यह शुद्ध विलायक पर लगाया गया वह दाब है जिससे परासरण की प्रक्रिया है वो रुक जाए। ठीक, तो वो परासरण दाब कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये विलयन है, ठीक, विलयन में ये अर्धपारगम झिल्ली है, इधर हमारा ये विलयन है, इधर हमारा ये विलायक है, इधर हमारा ये विलायक है। तो इसके जो कण थे विलयन के कण, वो परासरण की प्रक्रिया से विलायक की ओर गमन कर रहे थे। ठीक, विलायक की ओर गमन कर रहे थे, लेकिन हमने विलायक के ऊपर एक दाब लगा दिया, जिसे परासरण दाब कहते हैं। अब जो हमारे ये कण हैं वो विलायक की ओर नहीं जाएंगे,
तो हमारी जो परासरण की क्रिया है वो रुक जाएगी। इस प्रक्रिया को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लिए, इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर CRT। P बराबर CRT। तो हमें सूत्र पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम सूत्र जो क्लास है सूत्र वाली वो अलग लगा देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और फार्मूला यानी डेफिनेशन होती है प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण। ये क्या होता है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब की अपेक्षा अधिक दाब लगाया जाए, जिससे परासरण की प्रक्रिया है वो विपरीत दिशा में होने लगे, उस प्रक्रिया को हम व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने और अधिक दाब लगा दिया तो हमारे जो शुद्ध विलायक के कण थे वो विलयन की ओर अब जाने लगे। अब विलयन की ओर जाने लगे तो जो हमारी जो प्रक्रिया है वो उल्टी अवस्था में हो गई। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक विलयन है, इसमें ये अर्धपारगम झिल्ली है, इसमें ये विलयन है और ये विलायक है। तो हमने इसमें अधिक से अधिक दाब लगाया, जिससे विलायक के कण विलयन की ओर गमन करने लगे। तो हमारी जो प्रक्रिया है तो उल्टी हो गई परासरण दाब की अपेक्षा। तो इस प्रक्रिया को हम व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गई। आप और दो डेफिनेशन रह गई, आप वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, समपरासरणीय विलयन। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा विलयन जिसका समान ताप तथा समान परासरण दाब समान हो समपरासरणीय विलयन कहते हैं। कैसे, यहाँ पे दोबारा परिभाषा देखिए, ऐसा विलयन जिसका समान ताप पर परासरण दाब समान हो तो समपरासरणीय विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए π1 बराबर π2, दो विलयन है तो दोनों विलयन को हम रखेंगे π1 बराबर π2। तो यहाँ पे C तो चेंज हो जाएगा, लेकिन RT चेंज नहीं होगा। T हमारा क्या होता है, ताप। R क्या होता है, R हमारा होता है गैस नियतांक। तो यहाँ पे π बराबर π1 बराबर π2, लेकिन यहाँ पर C1RT बराबर C2RT, RT से RT कट जाएगा तो हमारा बचेगा केवल C1 बराबर C2। ये होता है हमारा समपरासरणीय विलयन का जो फॉर्मूला होता है, C1 बराबर C2। अब नेक्स्ट जो रह गई है डेफिनेशन वो भी देख लेते हैं। अति परासरणीय विलयन क्या होता है वो देखते हैं। अति परासरणीय विलयन जैसा दो विलयन जिनका परासरण दाब जैसे दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है दूसरे विलयन की अपेक्षा अति परासरणीय होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे दो विलयन है, जैसे एक विलयन ये रहा, ठीक, एक विलयन ये रहा, तो इसका टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक विलयन ये है जिसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर कितना है, अधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अति परासरणीय विलयन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है दूसरे विलयन की अपेक्षा अति परासरणीय विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे परासरण दाब 20 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये हमारा अति परासरणीय विलयन हो गया। यहाँ पे देखिए, हमने आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डेफिनेशन थी वो आपको पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में समझा दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आज के बाद दूसरे जो भी वीडियो आएगा, उसमें हम चैप्टर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो तो कराएंगे ही, लेकिन एक अलग से वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूत्र है वो आपको अच्छे से समझा देंगे एक ही वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।